एग्जाम से पहले अक्सर सैंपल पेपर की सलाह हम क्लास 10th और 12th वालों को देते हैं, यानी कि बोर्ड्स वालों को। लेकिन भाई क्लास 9th वालों का क्या उनको सैंपल पेपर नहीं करना चाहिए? तो बच्चों, सैंपल पेपर करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सैंपल पेपर करने से टाइम मैनेजमेंट करनी आती है। दैट इज, कैसे 3 घंटे का पेपर आप 2.5 घंटे में करें और उसके बाद आपके पास रिविजन का भी समय बचे। ये तभी पॉसिबल है जब आप ज्यादा सैंपल पेपर्स करते हैं। दूसरा, आपको पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। साथ ही साथ आपको पता चलता है एग्जाम पैटर्न क्या है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। तो इसीलिए सैंपल पेपर करना इज अ मस्ट बिफोर योर एग्जाम्स। अब आपको आज के सेशन में मैं सैंपल पेपर ही कराने वाली हूं। तो सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी क्लास 9th के बच्चों का साइंस एंड फन एजुकेशन चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। एंड आई एम योर एजुकेटर रीमा घई, जो इस चैनल पे आपको पढ़ाती है एसएसटी। तो भाई, आप सबके एग्जाम के लिए सैंपल पेपर का सेशन मैंने सोचा लेके आया जाए, क्योंकि क्लास 9th के सैंपल पेपर्स इजीली गूगल पे भी नहीं मिलते हैं। सेकेंडली, किताबें खरीदो या तो, ऐसे तो कोई देता नहीं है। तो यहाँ पे आपको सैंपल पेपर पूरा करवाया भी जाएगा और ये पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसको आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, इस सेशन को आगे देखने से पहले जल्दी से उठ जाइए। कोई रजिस्टर, शीट्स या एग्जामिनेशन शीट्स है तो वो लेके आ जाइए, साथ में पेन लेके आ जाइए। आज आप पूरा सैंपल पेपर सेक्शन ए बी सी डी ई एफ, एमसीक्यू से लेकर मैप तक सब आप मेरे साथ सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉमिस कीजिए पहले तो कमेंट सेक्शन में। तो जल्दी से शुरू करते हैं। एक एक सेक्शन की हेडिंग डलेगी और उसके बाद आंसर्स लिखे जाएंगे। कमेंट्स में भी आप एटलीस्ट एमसीक्यूज के आंसर देते रहिएगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए, आपका एग्जाम आता है 6 सेक्शन में बटा हुआ। सेक्शन ए में होते हैं 1 मार्कर्स 20 एमसीक्यूज। सेक्शन बी में होते हैं 4 क्वेश्चंस 2 मार्कर्स। सेक्शन सी में होते हैं 4 क्वेश्चंस 3 मार्कर्स। सेक्शन डी में होते हैं 4 क्वेश्चन 5 मार्कर्स, और भी होते हैं उसके अंदर ऑप्शंस भी होते हैं। सेक्शन ई में होते हैं केस बेस्ड 3 क्वेश्चंस, और फिर आता है सेक्शन आपका एफ, जिसमें मैप बेस्ड होते हैं 2 पार्ट्स में, एक जियो का और एक हिस्ट्री का। हिस्ट्री में सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है, जियो में प्लॉट भी करना होता है। तो सारा आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एमसीक्यू से 1 मार्कर से। साथ साथ कमेंट्स में और साथ साथ आपकी कॉपी में लिखते चले जाइएगा, और एट द एंड इसका पीडीएफ बना के मुझे जरूर मेल कर दीजिएगा। मेल आईडी मिलेगी आपको एंड ऑफ द सेशन में। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट। बच्चों, आपको पता है फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो बचपन से ही हमें मिल जाते हैं। हम पैदा हुए और हमें वो राइट्स मिल जाते हैं। तो इन सभी में से दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फूड, राइट टू सिक्योरिटी में से फंडामेंटल राइट कौन सा है बच्चों? तो फंडामेंटल राइट कौन सा हो गया? बी पार्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आपका फंडामेंटल राइट है जो आपके 6 राइट्स के अंदर आता है। अगला, when people appear to be employed but are actually not employed, ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर एक इंसान लगता तो है काम कर रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है, वो किस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट होती है? डिस्गाइज्ड, एजुकेटेड, ऑल ऑफ दीज, या फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। भाई खुद बनाया है पेपर तो पता ही होगा ना क्या क्या ऑप्शंस है। अच्छा चलो, ये एक फील्ड है। इस फील्ड पे फॉर एग्जाम्पल 50 kgs ऑफ वीट उगती है, और इसको उगाने के लिए कितने लोग चाहिए बच्चों? 3 लोग चाहिए। लेकिन एक्चुअल में काम कितने कर रहे हैं बच्चों? 7 लोग काम कर रहे हैं, घर के सारे लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ जाएगी? जब कैपेसिटी ही धरती की इतनी है, वो 50 किलो उगा सकती है, एरिया ही उतना है, तो बढ़ तो नहीं जाएगी ज्यादा लोग काम करने से। तो इसका मतलब क्या है? रेस्ट ऑफ द 4 आर वर्किंग लेस देन देयर कैपेबिलिटी। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, और इसको प्यार से क्या बोलते हैं बच्चों? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अगला सवाल, इस क्या कहते हैं, टेबल को रीड करना है और आपको बताना है इस टेबल में सबसे अप्रोप्रिएटली सब कुछ क्या बता रहा होगा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बता रही होगी? आरपीडीएस, पीडीएस, एनएफएसए, टीडीपीएस, क्या बता रही होगी? जल्दी से बताएंगे। सॉरी, कोई आ गया था तो मैं गेट खोलने गई थी। हाँ जी, तो बच्चों जहां तक आप देख पा रहे हो, सब कुछ यहाँ पे जो दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, दैट इज सब कुछ इसके अंदर बता दिया जाता है। तो एनएफएसए, क्योंकि बात कर रहे हैं पीडीएस सिस्टम की, और पीडीएस सिस्टम यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, 5 kg पर पर्सन पर वीट, राइस, कोर्स गेन सब दिए जाएंगे। ये एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेबल हुआ, निर्धारित हुआ। तो एनएफएसए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, आपको यहाँ पे बताना है कि अगर प्रेसिडेंट के पास बिल भेजा जाएगा तो वो उसका क्या करेगा? वो उसको साइन करके वापस भेज देगा, वो उस बिल को
रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। अब जब रिकंसिडरेशन होके वापस आएगा सेकेंड टाइम, तो क्या उनको साइन करना पड़ेगा? तो इसमें से 3 में से कौन सी बातें सही हैं प्रेसिडेंट के फंक्शंस के बेसिस पे, कि वो क्या कर सकते हैं बिल के साथ? क्या कर सकते हैं? वो कर सकते हैं बी एंड सी, दैट इज वो वापस भेज सकते हैं बिल। अब उनने रिकंसिडरेशन करने के लिए अलाउ किया है, अब वो उसमें चेंज लाए ना लाए, लेकिन सेकेंड टाइम जब आएगा तो उनको वो बात माननी ही पड़ेगी। अगला है द नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर इन विच पोजीशन। ठीक है, रेशियल हायरार्की में नॉर्डिक जर्मन आर्यंस कौन थे? वो आर्यंस जो जर्मनी में पैदा हुए थे, वो जर्मन्स जो आर्यंस में पैदा हुए थे, वो ज्यूज जो जर्मनी में रह रहे थे, वो ज्यूज जो जर्मनी में पैदा हुए थे। देखिए, 2 रेसेस के बारे में जनरली बात करते हैं, वैसे जिप्सीज भी होते थे, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं ज्यादातर आर्यंस और ज्यूज के बारे में। फिर बोल रही हूं, जिप्सीज भी हुआ करते थे, लो कास्ट पीपल, लेकिन आर्यंस वर व्हाइट पीपल एंड दे वर ब्लैक पीपल। ब्लॉक नहीं, ब्लैक। तो करेक्ट आंसर इज वो आर्यंस थे जो जर्मनी में पैदा हुए थे। 1 पर्सन 1 वोट का मतलब क्या होता है? क्या एक पर्सन एक ही वोट दे सकता है और उसकी एक ही वैल्यू है, या फिर एक वोट की 2 वैल्यू है, या फिर एक पर्सन जो है वो अपनी पूरी लाइफ में एक ही बार वोट कर सकता है, या वो पर्सन सबको वोट कर सकता है? तो 1 पर्सन हैज 1 वोट एंड 1 वोट हैज 1 वैल्यू, दैट इज कोई भी आ जाए, कोई भी अंबानी जी आ जाए या फकीर जी आ जाए, सबके वोट की वैल्यू एक ही होगी। असर्शन रीजन है बच्चों, ध्यान से करेंगे। सबसिस्टेंस क्राइसिस फ्रीक्वेंटली हुआ ओल्ड रिजीम के टाइम पे। ओल्ड रिजीम मतलब 1789 से प्रायर की सोसाइटी। इन ओल्ड रिजीम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस। ओल्ड रिजीम में मोनार्क के पास टैक्सेस लगाने की पावर नहीं थी। मोनार्क की बात कर रही हूं, मोनार्क की बात कर रही हूं, मोनार्क की बात कर रही हूं। बताइए तो बच्चों, बातें दोनों सही हैं क्या? लेकिन ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन तब मानते जब यहाँ सबसिस्टेंस क्राइसिस के बारे में बताया गया होता। ठीक है जी, चलिए अब ये पूरे के पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? ये ऐसा लिखा हुआ है कि विलेज में बहुत बुरी कंडीशंस चल रही है। अनमेटल्ड रोड्स है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, कोई क्लिनिक नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, हर एक इंसान वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह रहा है। और इस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि कुछ स्कीम लेके आई जाए। अब जब वो स्कीम आई, उस स्कीम के अकॉर्डिंग बनाया गया वहां पे प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो आप बताइए इस स्कीम का नाम क्या है? इज इट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना? क्या है ये योजना? तो करेक्ट आंसर इज डी बच्चों, क्योंकि अंत्योदय अन्न योजना में फूड की बात हुई थी, यहां पे हुई थी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात, और यहां पे जॉब माइग्रेशन कम करने के लिए 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट दी थी। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर हो गया प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ओके, फॉर हाउ मेनी इयर्स डज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमेन्स इन ऑफिस? कितने टाइम तक ऑफिस में रहते हैं प्रेसिडेंट जी? कितने समय तक ऑफिस में रहते हैं? यस, 5 इयर्स। अगला सवाल, ऑन द गिवन मैप। अच्छा देखिए, ये मैप दिया हुआ है, हिस्ट्री का मैप ऐसा ही आता है, मार्क हुआ हुआ आता है। आपको बताना है कि यहां से फ्रेंच नेशनल एंथम लिया गया था। अब ये तो बड़ा आसान हो गया यार, बड़ा ही आसान है ये वाला। क्या है इसका आंसर बच्चों? मार्सिलीज। ठीक है, मार्सिलीज। यहां से शुरुआत हुई थी परेड की और उसके बाद यही नाम रख दिया गया था। चलिए बच्चों, 11th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नॉट फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ओ सॉरी, ये मैंने उसमें नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं। पहला, इलेक्शन कमिश्नर टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। तो क्या इलेक्शन कमिश्नर सारी बातें देखता है इलेक्शंस की? इट इंप्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट। क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट बताता है? कोड ऑफ कंडक्ट मतलब लिस्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या ये इशू करता है इलेक्शन मैनिफेस्टो? मैनिफेस्टो का मतलब होता है क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी करेगी, ये भी क्या इलेक्शन कमिश्नर बताता है? बताइए बच्चों जल्दी से कमेंट सेक्शन में, क्या करता है? क्या पूछ रहे हैं? नॉट अ फंक्शन पूछ रहे हैं आप लोग, कमेंट्स में लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो आप लोग? कि ए एंड बी, नॉट अ फंक्शन। नॉट बेटा, जैसे वो तुम्हें इग्नोर करती है तुम वैसे नॉट को इग्नोर मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
यहाँ पे ओनली सी आएगा, नॉट मतलब वो क्या नहीं करती, वो इलेक्शन मैनिफेस्टो इशू नहीं करती है भाई। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी? डीमेरिट क्या है डेमोक्रेसी का? डीमेरिट, डीमेरिट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, डेमोक्रेसी लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग, इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ। डीमेरिट मतलब इसकी बुराई। तो बुराई क्या हुई इसमें से? ऑब्वियसली बात है कि भैया ये बहुत डिले कर देती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया जाता है। क्वालिटी डिसीजन मेकिंग तो आती है लेकिन देर से आती है। ठीक है, चलिए अगला है अरेंज करना है बच्चों, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वाज फाउंडेड, एलीड विक्ट्री इन यूरोप, हिटलर सेड इन माय स्टेट द मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीजन, ट्रिपार्टीट एक्ट वाज साइंड बिटवीन जिग, जर्मनी, इटली और जापान। तो बताइए, मैं साइड हट रही हूं ताकि आप लोग आराम से इसके ईयर सोचें, मेमोराइज करें और तब लिखें। बताइए बताइए, फिर मैं भी आपको ईयर वाइज बताऊंगी कि कब क्या क्या हुआ, कि यूथ लीग ऑफ द नाजीज कब बनी, ये भी मैं आपको बताऊंगी। यूथ लीग बनी बच्चों 1922 में। कब बनी? 1922 में। इसके बाद हिटलर जी, एलीड विक्ट्री कब हुआ इनका? 1930। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, मैंने गलती करी है। हिटलर इन माय स्टेट, ये वाली बात उन्होंने बोली थी 1933 में, और यूथ सोसाइटी बनी थी 1922 में। हाँ, ये वाली बात इन्होंने बोली थी 1933 में। और इसके बाद एलीड की विक्ट्री कब हुई थी? एलीड की विक्ट्री बेटा जी कब हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में, दैट इज 1939 से 45, 1945 में। और त्रिपार्टीट एक्ट साइन हुआ था सितंबर 1940 में। तो इस अकॉर्डिंग क्या हो गया? सबसे पहले फर्स्ट हो गया, फिर हो गया थर्ड, फिर हो गया फोर्थ, फिर हो गया सेकंड, दैट इज सी पार्ट, दैट इज सी पार्ट। ठीक है, मैं इसमें देखो यार, ईयर्स में कितना कंफ्यूजन हो जाता है ना। चलिए, ठीक है बच्चा, क्लियर है? विद ईयर्स क्लियर है सबको? चलिए आगे चलते हैं। रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 estates. First estate consists of clergies, second estate consists of nobles, third estate included big businessmen, merchants, court officials, lawyers, peasants, landless laborers, servants, artisans. तो क्या करना है? ठीक है, ऑप्शन कहाँ है? अल्लाह, ऑप्शन नहीं दिता। एक सेकेंड बच्चों, इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिता। ऑप्शन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, रुको, मेरे पास ये पेपर मैंने वर्ड पे बनाया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है ये? हाँ, यहाँ मैं लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। विद रेफरेंस to the given information, choose the following classes from the privileged states. सीधा देख दो ना यार, इसको देख के बताइए which classes, इसमें से कौन सी classes form the privileged states. ठीक है, आपको ये बताना है कौन से प्रिविलेज स्टेट्स इसमें किए। तो कौन कौन से हो गए? पहला ऑप्शन हो गया बिग बिजनेसमैन एंड नोबिलिटी, ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है बिग बिजनेसमैन एंड पेजेंट्स, आपको बताना है ये। तीसरा ऑप्शन है क्लर्जी एंड नोबिलिटी, और चौथा ऑप्शन है क्लर्जी एंड पेजेंट्स। बताइए बच्चों, बताइए इसमें से कौन सा सही हो गया? क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑप्शन इज करेक्ट? बताइए तो कौन सा सही हो गया बच्चों? प्रिविलेज क्लास कौन सी थी जिनको वोट नहीं देना होता, जिनको टैक्स नहीं देना होता था? क्लर्जी एंड नोबिलिटी। तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़े बड़े क्लासेस में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। चलिए, चूज द राइट टर्म। डेफिनेशन है, आपको बताना किसकी है। फॉर्मल डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू द गवर्नमेंट
issued only by the High Court or the Supreme Court. हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर लिख के दे रही है जिसके फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, तो वो क्या है? वो क्लेम है, वो कोवेनेंट है, वो समन है या रिट है? उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? समन तो क्या होता है? किसी को अरेस्ट करने के लिए समन भेजा है या कंपनसेशन के लिए समन भेजा है। नोटिस, समन मतलब नोटिस होता है। तो करेक्ट आंसर इज रिट। ये रिट की डेफिनेशन है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भेजते हैं जो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन, उसे रिट कहते हैं। चलिए, ये भी एक मैंने मैप दिया है आपको बच्चों, ताकि आपकी मैप की प्रैक्टिस एमसीक्यू की फॉर्म में ही हो जाए। ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ए इज मार्क्ड एज द लार्जेस्ट स्टेट एरिया। ओके, लार्जेस्ट स्टेट एरिया, पॉपुलेशन नहीं, एरिया। तो बताइए कौन सा है? एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। भाई ये इतना इजी है क्योंकि जिसको भी स्टेट्स पता है मैप के, वो अपने आप ही आंसर कर देगा, वो अपने आप ही आंसर कर देगा। ये एरिया है बच्चों, ये वाला एरिया दिख रहा है आप लोगों को? रेड से कर दूं क्या? ये वाला पूरा एरिया। बताइए आंसर, एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है? यस, इट्स राजस्थान। पधारो साहब। चलिए, अगला सवाल है, विच वन अमंग्स द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली से कौन से रिवर्स गुजरते हैं जिसके आसपास हरियाली भी हो? रिफ्ट वैली से कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं? तुंगभद्रा, कृष्णा, तापी, महानदी। ऑल आर पेनिनसुलर रिवर्स। कौन सी निकलती है बच्चों? तो इट इज तपी हुई तापी, तापी। ठीक है, अगला, हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन? लेनिन के बाद किसने पार्टी को संभाला? व्लादिमीर लेनिन के बाद बोल्शेविक्स के लीडर कौन बने? इन शॉर्ट आपसे ये पूछ रहे हैं कि बोल्शेविक्स के लीडर कौन बने आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन? बताइए, मैं तो यहाँ पे वेट करूंगी आपके आंसर का कि क्या है इसका आंसर, आप मुझे बताओगे क्योंकि मैं नहीं बता रही अब। सो द करेक्ट आंसर वुड बी स्टेलिन। स्टेलिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के बारे में भी आपने याद होगा, पढ़ा है। तो स्टेलिन बने थे, उसके बाद उनके लीडर्स। चलिए, अगला सवाल है 19th। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव बीन डिवाइडेड इनटू व्हिच ऑफ द टू पार्ट्स? इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस पार्ट में बटी हुई है? सर्विस सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, मार्केट नॉन मार्केट, प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन। तो भाई आपको ये पता है कि जो भी गुड्स हम मार्केट में बेचने के लिए करते हैं उसे मार्केट कहते हैं, और जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं उसे नॉन मार्केट कहते हैं। और यही दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप्स भी हैं। अगला सवाल हो गया, टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ द इंडियन मेनलैंड इज? इंडिया साइज एंड लोकेशन से है, तो अब तक आपको याद होना चाहिए कि इट इज 7516 kilometers. So this was all about your MCQs. Now let's just quickly jump to our section B, that is 2 markers. 2 markers में आपको एग्जाम में 2 pointers at least लिखने हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आप साथ साथ नहीं लिख पाएंगे क्योंकि मैं समझा रही हूँ, लेकिन जैसे ये सेशन आप एंड करेंगे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप सीधा टेलीग्राम पे जाएंगे और वहां आप सर्च कर लेंगे, अगर आप थोड़ा लेट भी देख रहे हैं, कि कंप्लीट SST सैंपल पेपर, तो आपको मिल जाएगा 9 सैंपल पेपर। यूट्यूब YT लिख दोगे तो आ जाएगा SST सैंपल पेपर। चलिए, सबसे पहला सवाल है, आपको यहाँ पे गंगा प्लेन्स के बारे में लिखना है। तो गंगा प्लेन्स के बारे में आप क्या लिख सकते हो? आप उनका एरिया लिख सकते हो, आप उनकी लेंथ लिख सकते हो और उनके बेनिफिट्स लिख सकते हो। तो क्या क्या चीजें आ सकती है बच्चों गंगा प्लेन्स में? द प्लेन्स ऑफ गंगा स्प्रेड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर्स। ये वो ली है पंजाब प्लेन्स, याद है, असम हिमालयास, ये प्लेन्स जो ऐसे वाले हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड थे, हॉरिजॉन्टली तो ऐसे होता है, वर्टिकली डिवाइडेड थे। तो यहाँ पे आएगा, अब देखो मैं अंडरलाइनिंग करके दिखा रही हूँ कि आपको एग्जाम में भी क्या अंडरलाइन करना होगा। तो प्लेन्स ऑफ गंगा स्प्रेड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर, ये एक्सटेंड करती हैं नदर्न इंडिया में, पूरे नदर्न टाइप में, इंक्लूडिंग हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, कुछ झारखंड और वेस्ट बंगाल भी ईस्ट साइड में कवर करती है ये। तो कुछ स्टेट्स के नाम आपने लिख दिए गंगा प्लेन्स के। सो दैट्स इट, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 21। तो क्विकली आपने क्या लिख लिया? स्प्रेड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता। दूसरा आपने लिख लिया एक्सटेंड्स ओवर नदर्न इंडिया। तीसरा आपने लिख दिया इंक्लूडिंग स्टेट्स ऑफ हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार। ठीक है जी। चलिए, अगला सवाल है आपका 22nd में पूछ रहे हैं कौन से फैक्टर्स पे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करती है? तो कौन से फैक्टर्स हैं? कौन से? पीपल अदर सोर्स के यार, एजुकेशन, हेल्थ, लिटरेसी रेट। तो भैया क्या है? कोई इंसान कितना पढ़ा लिखा है। दूसरा हो गया हेल्थ ऑफ अ पर्सन, कि एक इंसान की कैसी हेल्थ है,
यानी कि वो कितना जी सकता है, उसकी स्किल फॉर्मेशन कि कैसा वो स्किल्ड है कि नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड करती है कि उसकी कंट्री कैसे ग्रो करेगी, एंड साथ ही साथ कोई इलिटरेट या अनहेल्दी पॉपुलेशन होगा तो वो क्या रहेगी, लाइबिलिटी रहेगी। वही कोई एजुकेटेड और हेल्दी पर्सन होगा वो क्या रहेगा, देश के लिए असेट रहेगा। यहाँ पे सिर्फ फैक्टर्स पूछे हैं तो फैक्टर्स में आप एजुकेशन और हेल्थ डाल सकते हो, और एजुकेशन का पार्ट स्किल फॉर्मेशन भी लिख सकते हो। ठीक है जी, तो ये आपका 22 हो गया, एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन का पार्ट स्किल फॉर्मेशन। Why are educated parents found to invest more heavily in education of their child? Because they actually know the value of education. Virtuous and vicious cycle. Educated parents found to invest more heavily in the education of their children. This is a vicious or virtuous? Virtuous cycle. Good results in good. They know what value does education plays in a human's life. This because they have realized the importance of education for themselves. They are also conscious of proper nutrition and hygiene. ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाई, वो उनकी सेहत का भी ध्यान रखते हैं. They accordingly look after their children's need for education at school and good health. So they invest, they monitors a student's health and education. आप सभी के माँ बाप आपको पढ़ाई करा रहे हैं. They are इफ दे आर इवन अनएजुकेटेड, बट मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे अनएजुकेटेड पर्सन भी अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देता है, लेकिन सब नहीं, सब नहीं. आजकल मेड्स तो बच्चे ही पैदा करती हैं, तो सबसे बड़ा बच्चा होगा वो बाकी बच्चों को संभालने के लिए करती है वो. राइट एनी 3 ड्रॉबैक्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेटिकली नहीं हो रही है, उसके आप 3 ड्रॉबैक्स लिखिए. तो हर सिटीजन को राइट टू वोट नहीं मिलता. नॉट, नो राइट टू वोट, नॉट हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शंस रेगुलरली नहीं होते, इलेक्शंस आर हेल्ड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, आर नॉट हेल्ड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, क्योंकि होते ही नहीं है. पीपल फेस मेनी रिस्ट्रिक्शंस, बहुत रुकावटें हैं, एंड पीपल डोंट हैव चॉइस. डेमोक्रेसी में चॉइस मिलती है, डेमोक्रेसी नहीं है तो चॉइस भी नहीं है. तो क्या हो गया, नो चॉइस, नो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, no regular elections, and they have no right to vote. अगला, what is PDS system? क्या मतलब, सॉरी, why is the PDS system criticized? Criticized मतलब क्यों इसको पसंद नहीं करते. यहाँ पे आपको कमियां बतानी है जो हमारे देश का PDS सिस्टम फेस कर रहा है. तो क्या क्या करता है बच्चों, PDS को क्रिटिसाइज क्यों किया गया है. एग्जाम्पल के तौर पे, हंगर आर प्रिवेलेंट डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज. इतनी ग्रेनरीज हैं तब भी लोग भूखे मर रहे हैं. क्यों, क्योंकि ये लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ये गोडाउन्स में सजा के रखते हैं कि ज्यादा में दूसरों को बेच देंगे. द FCI गोडाउन्स, FCI मतलब बच्चों फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो गोडाउन्स हैं वो इतने गंदी कंडीशन के हैं, वहां चूहे हैं, वहां खराब हो रहा है ग्रेनरीज. शॉपकीपर्स ऑफ फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप मतलब अगेन बच्चों राशन शॉप, राशन की दुकानें जहां राशन मिलता है. फेयर प्राइस शॉप्स, राशन शॉप्स आर ब्लैक मार्केटिंग देयर गुड्स. देखो, उस शॉप पे 2 रुपए किलो चावल बेचने हैं, मार्केट में 50 रुपए किलो चावल है, 20 रुपए किलो चावल है, गंदे से गंदा भी चलो. ये क्या करेंगे, जैसे भंडारे हो रहे हैं या कहीं पे कोई वैसे बांटने के लिए चाहिए, तो ये लोग उनसे 5 रुपए किलो पे खरीद लेंगे. इनको तो मार्केट से कम पड़ रहा है, और जो गोडाउन का, सॉरी, जो राशन शॉप का मालिक है, इसको तो सैलरी मिल रही है. ये जो 3 रुपए बचते हैं ये अपनी जेब में रखता है, 2 रुपए के हिसाब से सरकार को पैसे दे देता है. तो ब्लैक मार्केटिंग बहुत करते हैं ये बच्चों. तो ये सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं कि हमारे यहाँ के एफिशिएंट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी भुखमरी देखी जाती है, अभी भी FCI गोडाउन्स बड़े खराब हैं, आज भी ये ब्लैक मार्केटिंग करते हैं. तो these were 2 markers. Okay, these were 2 marker questions. Now let's move to 3 marker section. मेरे को सिर्फ समझाना है, आपको करना है सॉल्व. मैं साइड में हट रही हूँ ताकि आप पॉज करके कर पाए नोट भी. एक्सप्लेन कोऑपरेटिव सोसाइटीज. कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं बच्चों, ये वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो साथ में मिलके कोई बिजनेस बनाने आते हैं, और इनका मेन मोटिव लोगों की वेलफेयर करने के साथ साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट. जैसे अमूल इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है.
The cooperative societies are the societies which are run by the local people who are democratically elected by the people. Local log बच्चों, local log. These cooperative societies provide people the basic necessities of life, जैसे कि food grains, milk, vegetables, reasonable rate पे. फिर आप इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि तमिलनाडु में a lot of cooperative societies provide food grains at very minimum cost या price. एग्जाम्पल भी है तमिलनाडु में राशन की दुकानें हैं, नॉट जस्ट पीडीएस सिस्टम वाला, ये इनके अपने कॉपरेटिव्स के हैं एंड दे प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू द पीपल एट वेरी लेस अमाउंट, वेरी रीजनेबल अमाउंट. ठीक है. हाईलाइट द आइडियोलॉजी ऑफ रेडिकल्स. ओके, सोशलिज्म में देयर वर कंजर्वेटिव्स, देयर वर रेडिकल्स, देयर वर लिबरल्स. तो यहाँ पे रेडिकल्स के बारे में लिखना है. तो दे वांटेड अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन. जो भी कंट्री में मेजॉरिटी में है उनसे ही कोई लीडर बनना चाहिए. दे सपोर्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि सबके पास वोटिंग राइट होना चाहिए, इंक्लूडिंग द वोट फॉर वुमेन. इवन ये वुमेन को भी राइट टू वोट देना चाहते थे. याद कीजिए, लिबरल्स सारी चीजें अच्छी करते थे लेकिन बस राइट टू वोट वुमेन को नहीं देते थे. Unlike liberals, they oppose the privileges of the landlords and the industrialists. इन लोगों ने भी लिबरल्स की तरह प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हाई रेट्स चार्ज करते थे, प्रिविलेजेस थे जिनके पास. दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट अपोज. देखिए बच्चों, ये इसके खिलाफ नहीं थे कि लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये इसके खिलाफ थे कि कुछ ही लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है. एंड अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म, सोशलिज्म का कंसेप्ट ही क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स इन द कंट्री इक्वली. ओके, यही तो मतलब है इनका. चलिए, कौन है कार्ल मार्क्स? ये और में आया हुआ है और आपको इनकी थियरी बतानी है बच्चों. तो कार्ल मार्क्स एक कम्युनिस्ट थे हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म. कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या है बच्चों? इनकी थ्योरी पे कांग्रेस सरकार टिकी हुई थी, सीपीआई टिकी हुई थी. ही फेल्ट दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी बिलोंग टू द कैपिटलिस्ट. जिनके पास बहुत पैसा है उनके पास ही इंडस्ट्रीज है. कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल, इन्वेस्टेड इन इंडस्ट्रीज, बट जो प्रॉफिट, देखिए क्या है, जो कैपिटलिस्ट हैं वो इंडस्ट्री बना रहे हैं, वो लोगों को रखे बैठे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट जनरेट करके कौन दे रहा है उनको? वर्कर्स. मेन जो घिस रहे हैं वो कौन घिस रहे हैं? अपने अपने शरीर को, वर्कर्स. He believed that condition of workers would never improve as long as profit is taken by the capitalist. जब तक वर्कर्स अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक इनकी लाइफ में चेंज नहीं आ सकता, क्योंकि सारा पैसा प्रॉफिट तो कौन ले जाता है? कैपिटलिस्ट. Marx believed that to free themselves from the capitalist exploitation, workers had to form a socialist society where all property was socially controlled. This would be a communist society. Communist मतलब लोगों की, common people की society. तो ऐसी society बनानी चाहिए. ये कार्ल मार्क्स बिलीव करते थे. तो who was कार्ल मार्क्स? एंड ये इनकी थियोरी के पॉइंटर्स हो गए. तो सिंपल सी थियोरी है, ये मानते थे कि वर्कर्स के लिए भी बेटरमेंट के लिए कुछ होना चाहिए, ना ही सिर्फ उनके मालिक के लिए, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट आ रहा है वो वर्कर्स की मेहनत से आ रहा है और सिर्फ मालिक लेके चले जाते हैं और अपना घर भरते हैं, बल्कि वर्कर्स की लाइफ को इंप्रूव नहीं करते हैं. स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए. हाँ, अगला. देयर हैज बीन सडन अब्रप्ट राइज इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सिंस 1961. ओके जी, काफी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है 61 के बाद. कारण बताइए. तो देयर वाज अ सडन अब्रप्ट राइज इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सिंस 1961 बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. क्या कारण है? मेडिकल फैसिलिटीज बेटा. सबसे पहला, ऐसी ऐसी बीमारियां जिनके पहले इलाज नहीं होते थे और लोग मर जाते थे, लेकिन अब वो नहीं मरते हैं क्योंकि उनके इलाज आ चुके हैं. तो इससे पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ही ना बच्चों, डेथ रेट कम हो गया ना. रूरल एरियाज में भी अब डिस्पेंसरीज पहुंच चुकी हैं, हॉस्पिटल्स पहुंच चुके हैं. पीपल वर इलिटरेट. पहले लोग अनपढ़ हुआ करते थे, वो नहीं जानते थे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में और दे धड़ाधड़ बच्चे पैदा करते रहते थे. लेकिन अब लोगों को पता है कि आज के टाइम पे एक बच्चा पल जाए वही बहुत है बच्चों. हम लोग 4 बहन भाई हैं बच्चों, मेरी 2 बहनें और 1 भाई और है.
बट नाउ आई हैव अ सिंगल किड, सिंगल चाइल्ड, एंड वो सिंगल ही रहेगा बेटा पूरी लाइफ, क्योंकि हमें पता है कि आज के टाइम पे अच्छी एजुकेशन, अच्छी लाइफस्टाइल देना बहुत मुश्किल है सभी बच्चों को। तो एक ही बच्चा रखो, 2 बच्चे रख लो, ज्यादा से ज्यादा खेल सके बेचारे नन्नो मन्ने। मतलब तुम तो अभी बहुत बच्चे हो, खुद ही बच्चे हो यार। तुम कितने भाई बहन हो? Literacy rate was also very low. Daughters were not sent to schools, especially in rural areas. तो बेसिकली पॉपुलेशन बढ़ने का कारण यही है कि मेडिकल बहुत सारे मेडिकली इलाज आ चुके हैं, लोग अब लिटरेट हो चुके हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, एंड साथ ही साथ अब रूरल एरियाज में भी, लोकल एरियाज में भी ये मेडिकल फैसिलिटीज पहुंच चुकी हैं। ओके, अगला, here are some facts on Indian elections. Okay, comment on each of these to say whether, अच्छा यार ये वाले में गलती हुई थी और मैंने ठीक भी नहीं करी। हाँ, ये वाले में गलती हुई थी, चलिए कोई बात नहीं, अगला कर लेते हैं। इसमें मुझसे मैंने हेडिंग क्वेश्चन लिखना भूल गई थी, मैं आंसर लिख दिया था इसका मैंने, सॉरी। Okay, you are elected a civil servant who is permanent executive. Working of institution से सवाल है बच्चों। एग्जीक्यूटिव दो होते हैं, पॉलिटिकल एंड परमानेंट। What values would you idealize to serve as a public servant? So आप सबको पता होना चाहिए बच्चों कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं सिविल सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, जो परमानेंट होते हैं और जो गवर्नमेंट के बदलने से नहीं बदलते हैं। तो यहाँ पे आपको परमानेंट के वैल्यूज बताने हैं। बोला क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन या तो मैं अभी लिख देती हूँ, इसके बाद मैं लिख भी तो सकती हूँ, मेरे पास है पीडीएफ सैम्पल पेपर की, मैंने बना ली है। हाँ, you are elected, okay, if I am selected as a civil servant who is permanent executive, मैं क्या करूंगा? अपने बारे में लिखना है। इंटीग्रिटी फॉलो करूंगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस, न्यूट्रल रहूंगा सबके लिए, मेक पॉलिसीज ओरिएंटेड इन पब्लिक इंटरेस्ट, सबके लिए बेहतरमेंट के लिए मैं पॉलिसीज बनाऊंगा, सर्व पीपल इम्पार्शली, मैं कभी भी बायस नहीं होऊंगा, मैं सबको इक्वली ट्रीट करूंगा, नॉट टू बी आयरन हार्टेड, मैं बिल्कुल पत्थर दिल नहीं रहूंगा, इम्प्लीमेंट पॉलिसीज विद फुल ज़ील एंड एंडेवर, बिल्कुल अपने श्रमता लगा के बहुत ऑनेस्टली मैं कोई भी डिसीजन लूंगा, सिक्योर एनवायरनमेंट बनाऊंगा, सेफ एनवायरनमेंट बनाऊंगा सभी के लिए। तो अच्छी अच्छी बातें अपने बारे में लिखनी है कि आप ये करोगे, वो करोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। दिस वॉज सेक्शन सी, लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन मैं लिखवा देती हूँ, क्या है पहला पॉइंटर, क्या था मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 28। तो पहले में पूछ रहे थे बच्चों, द लोकसभा has had less than 10% of women members till 2009। तो आपको इसमें अपने आइडियाज बताने हैं। तो इट इज द वीकनेस ऑफ आवर इलेक्टोरल सिस्टम बच्चों, which sends only 10% of women members to the Lok Sabha, while the population of women is about 50% of the total population. आधी औरतें हैं लेकिन 1/3 सीट से रिजर्व की गई हैं। तो ये बात कर रहे हैं। सेकंड में बोल रहे हैं, द इलेक्शन कमीशन ऑफन रिफ्यूज टू, द इलेक्शन कमीशन ऑफन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गवर्नमेंट्स एडवाइस। हाँ बिल्कुल, ये नहीं सुनती है, बिल्कुल ढीठ बच्चा है ये, जैसे तुम लोग नहीं सुनते हो ना, पढ़ लो पढ़ लो। गवर्नमेंट एडवाइस about when the election should be held, about when the elections should be held। तो ये बच्चों, ये अच्छी बात है of our electoral system which has given the power to only election commission। उसकी मर्जी है वो माने या वो ना माने, ये अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन के पास कि उसको बात माननी है या नहीं माननी, अपने आप से करना है। पूरा पूरा अलाउंस दिया गया है हमारे ही संविधान के तहत। ठीक है बच्चों। सी पार्ट में बोल रहे हैं, द करंट लोकसभा हैज मोर देन 145 मेंबर्स। अरे रब्बा इतना ऊपर कैसे लिखूंगी, सी पार्ट यहां लिख देती हूँ। द करंट लोकसभा
has more than 145 members, has more than 145 members, whose assets are more than rupees 1 crore, whose assets, अच्छा जी, are more than 1 crore, और डी पार्ट है after losing election the CM said I respect the people's verdict. I respect the people's verdict. ठीक है, ये चौथा पॉइंट है बच्चों. सी पॉइंट को देख लेते हैं पहले. करंट लोकसभा के पास 145 मेंबर्स हैं जिनके पास असेट्स हैं 1 करोड़ से भी ज्यादा. तो दिस इज द वीकनेस. अभी आपको वीकनेस और स्ट्रेंथ बतानी है. वीकनेस है हमारे इलेक्टोरल सिस्टम की, क्योंकि इक्वल चांस नहीं देते पुअर और रिच कैंडिडेट्स को. रिच कैंडिडेट्स हमेशा जीतते रहते हैं, उनके पास बेटर चांस होता है हमारी कंट्री में जीतने का, और ऐसा ही होता है. कह रहे हैं आफ्टर लूजिंग इलेक्शन सीएम ने कहा कि मैं लोगों के डिसीजन को मानता हूं. और ये एक स्ट्रेंथ है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे यही बात की जाती है कि लोग जो चूज करेंगे वो हमें मानना है स्पोर्टिंगली. वो चीज हमें माननी ही माननी है. अगर वो हम चीज नहीं मान रहे हैं तो इट मींस ये हमारा फॉल्ट है और हम लोग स्पोर्टिंगली नहीं लेते हैं इलेक्शंस को. चलिए बच्चों 5 मार्कर्स पे चले. लेट्स मूव टू अनदर सेक्शन दैट इज 5 मार्कर्स. इसमें सारे आने वाले हैं बच्चों 5 मार्कर्स. 5 पॉइंट्स इसमें एटलीस्ट लिखने होते हैं. सबसे पहले आपको बताना है व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रेंच फिलोसोफर्स इन द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन. तो यहाँ पे आप 5 नंबर में फिलोसोफर्स के बारे में और उनकी फिलोसफीज के बारे में मेंशन करेंगे. सबसे पहले जैसे कि आया है, द रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ फिलोसोफर्स वर वोल्टेयर, रोशे, और किसके बारे में लिखा है, मॉन्टेस्क्वे, और किसके बारे में था, जॉन लॉके. चलिए जी. Voltaire wanted people to think about their material life on earth and forget about heaven. जहां रह रहे हो उसमें खुश रहो, ये इन फिलोसोफर ने बात कही. जॉन लॉके ने क्रिटिसाइज किया एंड रिफ्यूटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द मोनार्क्स. इनने मोनार्कियल फॉर्मेशन को डिप्लीट किया. साथ ही साथ इन्होंने कहा ये जो गद्दी पे गद्दी चेंज करते रहते हो ये बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है. रोशे ने क्या कहा, द आइडिया ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट. यानी कि रूलर्स और पीपल में और पीपल में एक कॉन्टैक्ट होना चाहिए. मैन हैड द राइट टू विड्रॉ देयर लॉयल्टी टू द रूलर इफ दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद हिम. अगर उनको लग रहा है कि उनका मुनार्क गलत कर रहा है तो उसको बोलने का अधिकार होना चाहिए. मॉन्टेस्क्वे जी ने क्या कहा, मॉन्टेस्क्वे जी ने क्रिटिसाइज किया ऑटोक्रेसी को, और इन्होंने कहा बिलीव कीजिए कि पावर्स को डिवाइड करके रखना चाहिए, यानी कि अलग अलग लेवल्स में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में, ताकि हर एक इंसान उनसे इंस्पायर हो सके और हर एक इंसान को स्मूथ फंक्शनिंग का पता चले. आपको मुझे कमेंट्स में इनकी लिखी हुई किताबों के नाम भी बताने हैं. स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी थी, कौन लिख रहा था. चलिए. So the ideas of these philosophers expose the evils of society and infuse people with the idea of liberty, fraternity and equality. इन्होंने इनको इंस्पायर किया to fight for their rights. So ये आपको सारे लर्न करने हैं. वॉल्टेयर ने क्या कहा अगेन, कि अभी जहां रह रहे हो उसके बारे में सोचो. जॉन लॉके ने डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड मोनार्कियल फॉर्मेशन को सप्रेस किया. रोशे ने कहा कि सोशल कॉन्टैक्ट होना चाहिए लोगों में और उनके रूलर्स में. मॉन्टेस्क्वे ने कहा कि पावर्स को डिवाइड कर देना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी फॉर्मेट में. 5 कारण बता दीजिए फ्रांस में खजाने के खत्म होने के 5 कारण. चलिए बच्चों, लॉन्ग इयर्स अगो, पहले तो भैया वॉर सबसे बड़ा कारण था कि वॉर में सारा का सारा खर्चा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थे वो फ्रांस के खत्म हो गए थे. और उसी के साथ साथ इन्होंने मेंटेनेंस करवानी शुरू कर दी अपने पैलेस ऑफ वर्सिलीज की.
जिसमें बहुत पैसा खर्च हुआ। लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अभी क्या था, फ्रांस ने मदद करी 13 कॉलोनीज की, क्योंकि फ्रांस का भी दुश्मन ब्रिटेन था और उनका भी, तो इन्हें हेल्प किया, तो उसमें वॉर में हेल्प करने में और पैसा लगा। सी पार्ट, द वॉर एडेड मोर देन $1 billion ऑफ लिवरे। लिवरे क्या थी, उनकी करेंसी। इनके ऊपर उधार चढ़ गया बच्चों बिलियन लिवरे का, दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन। 2 बिलियन लिवरे का लोन चढ़ गया। Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest। अब भैया लोग तो इन पे जिनको क्रेडिट दिया हुआ था, उधार से लिया हुआ था, वो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने लग गए थे फ्रांस से। टू मीट हिज रेगुलर एक्सपेंसेस, इन्होंने क्या करे, टैक्सेस बढ़ा दिए इन्होंने लोगों के। तो ये सारी कंडीशंस थी जिसकी वजह से खजाना खत्म हुआ। क्या, वॉर, उसके बाद इन्होंने हेल्प की जो 13 कॉलोनीज की वो, इसके बाद क्या आया आपका बच्चों थर्ड में, 2 बिलियन लेवरे का लोन, और इसके बाद इन्होंने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया। और रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी जो आर्मी के थे, कोर्ट के थे, अपने कंट्री के थे, इन सब ने इनकी खजाने को, इनकी इनकम को, सबको खत्म कर दिया। साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन पे या रेनी सीजन पे 5 बातें लिख दीजिए। तो बच्चों ये क्या है, मिड जून में आता है और एंड ऑफ सितंबर तक रहता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया बच्चों, कब आता है, बिगिंस फ्रॉम मिड जून एंड लास्ट टिल सितंबर। सेकंड पॉइंट, बाय द एंड ऑफ द मे प्रेशर ओवर नॉर्थ इंडिया बिकम्स लोअर ड्यू टू द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और प्रेशर कम होता रहता है। दिस कॉजेज एयर फ्रॉम हाई प्रेशर जोन्स ओवर द इंडियन ओशन टू मूव टुवर्ड्स द इंडिया एज मॉनसून विंड्स। अब इसके बाद क्या हो जाता है बच्चों, मॉनसून विंड्स के आने की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि इंडियन ओशन पे प्रेशर हाई रहता है। These winds are moisture laden and cause heavy rainfall। इन सारी हवाओं में बहुत ज्यादा पानी होता है, जिसकी वजह से हेवी रेनफॉल ये कैरी करती है। इसलिए इन विंड्स को एडवांसिंग मॉनसून भी कहा जाता है। जब ये इंडिया से साउथ वेस्ट में जाती हैं, इन्हें साउथ वेस्ट मॉनसून के नाम से बोलते हैं। During this time of the year, the southwest monsoon winds start blowing from the sea to land. When these winds strike the mountain barriers, rainfall अगर जब ये टकराती हैं पहाड़ों से तो क्या होता है बच्चों, बारिश होती है। क्या मैम सब कुछ लर्न करना पड़ेगा? तो बच्चों एक बात सुन लो, आपको अगर सब कुछ लर्न मेमोराइज नहीं हो रहा है, आप पता है क्या क्या कर लो, सिर्फ पहले तो क्लाइमेट का वन शॉट देख लेना, सारा उसमें अच्छे समझाया हुआ है। अब क्या कर लेना, एरिया बता देना, 2 पॉइंट बना दो, बिगिंस फ्रॉम एंड एंड्स टू। तीसरा एडवांसिंग मॉनसून विंड्स के बारे में लिख देना। चौथा लिख देना कि इनमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। पांचवा लिख देना जब ये हवाएं टकराती है माउंटेन से तो रेनफॉल होती है। बना के लिख दो, ठीक है। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द कंडीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिट्रीटिंग मॉनसून। जाती हुई मॉनसून के बारे में बताइए। तो ये ट्रांजिशन पीरियड होता है बच्चों, अक्टूबर एंड नवंबर वाला, जब जा रहा होता है रेनफॉल, विंटर आ रही होती है। विद द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द साउथ, द लो प्रेशर थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स बिकम्स वीकर, जिसकी वजह से हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि एकदम से रेनफॉल चली जाती है। द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स वीकन एंड स्टार्ट विड्रॉइंग, धीरे धीरे जाना शुरू हो जाती है। और इसीलिए अक्टूबर के टाइम पे दोपहर में बहुत ज्यादा हीट होती है, जिसे अक्टूबर हीट भी कहा जाता है। मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर फ्रॉम अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन हॉट रेनी सीजन से ड्राई विंटर कंडीशंस में। इसमें आप अक्टूबर हीट का पॉइंट भी डाल सकते हो कि डेज बहुत वार्म हो जाते हैं इस टाइम पे, जिसे अक्टूबर हीट भी कहा जाता है। क्लियर है बच्चा बाड़ी? अगला है, अच्छा इसमें और भी चीजें लिखी हुई हैं, क्लियर स्काइज होते हैं, टेम्परेचर हाई होता है, नाइट्स आर कूल एंड ये ना अक्टूबर हीट में कोई कह रही हूँ दिया हुआ है अक्टूबर हीट के बारे में, तो इसे ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल अपीयर एम्प्लॉयड इन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट? क्या आप भी मानते हैं कि लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में दिखते हैं सिर्फ? यस, बिल्कुल हम मानते हैं कि सिर्फ नजर आते हैं, होते नहीं है। दिस यूजुअली हैपेंस अमंग फैमिली मेंबर्स। मैंने आपको एग्जांपल 1 मार्कर में समझा दिया था। द वर्क में रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल, लेकिन 8 लोग काम कर रहे होते हैं। इफ दीज 3 पीपल आर रिमूव्ड, और वो किसी और की फील्ड पे जाके या कोई और काम करे, तो दे विल बी अर्निंग मोर, राइट? दे कैन अर्न मोर। अगला, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन हेल्थ? 2 वेज बताइए जिससे इनके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए बच्चों? इनहैंस करिए और इनकरेज करिए प्राइवेट सेक्टर को, ताकि लोगों के लिए वो बेहतर रहे। लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ केयर सर्विसेज अफोर्डेबल होनी चाहिए, ताकि लोग उनको अफोर्ड कर सकें। गिविंग प्रिमेसी फॉर प्रिवेंशन एंड फर्स्ट लाइन क्यूरेटिव इनिशिएटिव।
प्रिवेसी रहे लोगों की, और कोई भी अगर ऐसी चीज हो तो क्योरेबल हो, क्योरेबल। इम्फेसाइजिंग रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की बात करें, कई लोग अपने आप ही बिना रिकमेंडेशन के ड्रग्स, मतलब यहाँ पे दवाइयां भी होती हैं बच्चों, दवाइयां ले लेते हैं जो कि स्ट्रिक्ट नो होना चाहिए। एक्सेस टू द सिस्टम ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेदा पे कीजिए थोड़ा सा निर्भर। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको पूरे करने के लिए? नंबर ऑफ ट्रेन नर्सेज, मिडवाइव्स, 1 नर्स 1 मिडवाइफ कंपलसरी कर दीजिए पर विलेज। मिडवाइफ क्या होता है बच्चों? जो केयर करते हैं, केयर टेकर। मेकिंग जेनेरिक मेडिसिन अवेलेबल एंड अफोर्डेबल टू द पीपल इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरी, ब्रांडेड की जगह अफोर्डेबल आयुर्वेदा से कंपोज्ड मेडिसिन बनाई जाए जो लोगों को बहुत ही कम दामों में रूरल अर्बन एरियाज में डिस्पेंसरीज में अवेलेबल कराई जाए। प्रियम्बल क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? तो प्रियम्बल की क्या इंपॉर्टेंस है? प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया था हमारे संविधान के साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, और ये भी संविधान की तरह 1950 26 जनवरी को इंप्लीमेंट हुआ। प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके बेसिस पे संविधान बनाया गया है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा थे 13 जनवरी 1946 दिसंबर सॉरी। It declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic constitution. It envisages justice, social, equality, economic, political, हर तरीके से सबके लिए वो फीचर्स लिख देंगे ना। फ्रीडम बताता है, क्वालिटी ऑफ स्टेटस बताता है, रिलीजियस स्टेटस बताता है, प्रमोट सेंस ऑफ ब्रदरहुड जिसका नाम था फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी दिखाता है, भाईचारा। शॉट पॉज कर करके करते जाएंगे। देखिए बच्चों बहुत मेहनत लगती है एक सैम्पल पेपर बनाने में, उसको कराने में। प्लीज लाइक कर दीजिएगा सेशन को, अगर आपको समझ में आ रहा है, पढ़ना आ रहा है, आपके लिए वैल्यूएबल रहा सेशन, प्लीज लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी प्यारा सा। व्हाई इज द प्रियम्बल वेरी इंपॉर्टेंट? सो द प्रियम्बल वाज अडॉप्टेड, अरे सेम हो गया क्या? नहीं, हाँ। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फंक्शंस है? ये डिग्री ऑफ ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन बताता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सब इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलेंगे तो कोऑर्डिनेशन रहेगी बच्चों। इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, ये बताता है कि कैसे देश चलाना है, रूल्स होते हैं क्योंकि। इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के लिए भी लिमिटेशंस हैं कि इतनी ज्यादा नहीं फट सकते आप। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, लोग क्या चाह रहे हैं उनके बेसिस पे रूल्स बनाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है that determines the relationship among people living in a territory and also the relationship between the people and the government. सेट ऑफ रूल सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि उनको चलाने वाले लोगों के लिए यानी कि लीडर्स के लिए भी होते हैं। तो ये कुछ इसके मेन फंक्शंस है बच्चों। That's all for section D. Now let's move to our second last section, that is section। देखिए बेटा मैंने आपको सेक्शन डी 10 मिनट में करा भी दिया, ये मैंने पढ़ाया है, मैंने समझाया है, अब आपको वो करना है। ये सेशन 1.5 घंटे में खत्म भी हो जाता है, लेकिन आपको ये सेशन में, आपको इस पेपर में 2.5 घंटे 2.25 घंटे में खत्म होना चाहिए। आपको प्रॉपर करना है आपको एक पेपर, और मुझे भेजना है। किस पे भेजोगे आप? रीमा घई, ओहो घई में जी पहले लगा चुकी हूं जब मैं, घई 95@gmail.com। जब आप भेजोगे सब्जेक्ट डाल देना क्लास 9 सैम्पल पेपर यूट्यूब, ठीक है? चलिए, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे हम पहले नहीं पढ़ेंगे। क्या आप अनसीन पैसेज पढ़ते हो पहले इंग्लिश में? नहीं ना, आप सीधा क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हो, तो हम भी क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे सीधा। सबसे पहला पूछ रहे हैं व्हेन डिड द सुएज कैनाल फर्स्ट ओपन, और इसने कैसे हेल्प किया। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कहीं लिखा है सुएज कैनाल के ईयर के बारे में? नहीं। हाँ, सुएज कैनाल 1869 में बना, और इसने क्या किया? इंडिया का डिस्टेंस यूरोप से 7000 किलोमीटर से कम कर दिया। तो ये आएगा आंसर नंबर 1, ठीक है? सेकंड, स्टेट एनी 2 रीजंस दैट मेक इंडिया स्ट्रेटेजिक लोकेशन एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? नहीं। तो अब आप बताइए क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन है बच्चों इनकी? सेकंड का बताइए। पहला लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन
इन इंडियन ओशन इज विद इंडिया। ओके, इंडियन ओशन की लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किससे लगती है? इंडिया से, इसीलिए। और इसके बाद इंडिया has a close contact with the countries वेस्ट एशिया, यूरोप, आसपास के एरिया के नाम दे दिए कि क्लोज कॉन्टैक्ट है तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इसकी, बिल्कुल बीचों बीच की। ठीक है जी। ओहो, अगला, which peninsula helps India to establish easy contact with, ये यहाँ पे लिखना था आपको, ये वाले सारे स्टेट्स आपको यहाँ पे मेंशन करने थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कौन सा पेनिनसुला है बच्चों, याद है आपको? ये पहली बात तो यहाँ पे सारे आ जाएंगे, ये वाले चीज इधर आएगी विद, तो डेक्कन पेनिनसुला, डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू इंडियन ओशन, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ये, वेस्टर्न कोस्ट को मिलाता है, तो डेक्कन पेनिनसुला इज द आंसर। नेक्स्ट, इतना बड़ा, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द ह्यूज इनकम इनक्वालिटीज इन रूरल एरियाज? जनरली बता दो ना, जनरली बताओ यार तुम, क्या क्या कारण हो सकते हैं रूरल एरियाज में? सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज। यस, वेरी गुड। सबसे पहला क्या हो सकता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, और कोई रीजन बच्चा बता रहा है? और कोई रीजन? Yes, major policies like land reform measures लाए गए ना, इस सब से भी इनकम इनइक्वालिटी को कम किया जा सकता है। जब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी तो इनकम इनइक्वालिटी कम होगी। What are the economic and social कल्चरल कॉजेज ऑफ पोवर्टी? पोवर्टी के दो कारण बता दीजिए बच्चों, क्या क्या हो सकते हैं? देखिए क्या क्या हो सकते हैं। यस, वेरी गुड, अनेबल टू रीपे द लोन, क्योंकि इनके पास सेविंग्स तो होती नहीं है। अनेबल टू रीपे द लोन्स by poor people because they lack in savings। ठीक है बच्चों। थर्ड, what was the root cause of India's poverty historically? British or colonial rule, right? Level of economic development। देखिए बच्चों, सबसे बड़ा आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मैं आपको ये बताती हूँ, पॉइंटर मैंने पूरा बनाया था कि कहाँ गया मेरा बनाया हुआ, मैंने लिखा था इधर, हेलो हेलो, हाँ, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ठीक है, और एक पॉइंटर आप कौन सा लिखेंगे इसके अंदर? द पॉलिसीज, यस, द पॉलिसीज विच फेवर्ड ब्रिटिशर्स गुड्स and criticized इंडियन हैंडलूम्स, राइट? पावर लूम्स पे चले गए थे ये लोग और इंडियन हैंडलूम्स को इन्होंने डिस्करेज कर दिया था। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। 3 केस बेस होते हैं, मैं 2 लेके आई थी, 3 होते हैं मैं 2 ही लाई थी कि बहुत है, एक तो इको का था, बड़ा इजी था। चलिए मैप बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अब हम। देखिए बच्चों, जनरली आपके हिस्ट्री के मैप में ऑलरेडी मार्क्ड आएगा, आपको सिर्फ नाम लिखना होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे 2 प्लेसेस मार्क कर रखी हैं ऑलरेडी, आपको आइडेंटिफाई करना है। पहले का आपको हिंट दिया हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन।
नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेट फियर। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये मार्क हुआ हुआ है यहां पे, आपको दिख पा रहा होगा, ये है आपका ए। तो क्या मार्क हुआ है बच्चों? ये क्या मार्क हुआ है? ए का आंसर क्या हो गया? इंग्लैंड, ओह सॉरी, फ्रांस। फ्रांस के बारे में बात कर रहे हैं ये। इसके बाद इसी के पड़ोस में एक्सेस पावर है ये एक, लेकिन मार्क हुआ है। तो मार्क ही क्या हुआ है बच्चों? ये मार्क हुआ, एलिड और एक्सेस पावर याद कर लेना। ये हो गया आपका इंग्लैंड, ये आपका मार्क हुआ है इंग्लैंड। तो पहला हो गया फ्रांस और दूसरा हो गया इंग्लैंड। चलिए अब हम चलेंगे हमारे ज्योग्राफी का मैप। लेकिन ज्योग्राफी के मैप में कुछ भी मार्क्ड नहीं आता है, कुछ भी मार्क नहीं आता, आपको खुद करना पड़ता है। तो आओ देख लेते हैं। पहली बात तो आपको जब ज्योग्राफी का मैप आएगा तो उसके अंदर 3 पॉइंटर करने होंगे। हिस्ट्री का मैप 2 नंबर का और यहाँ पे इसका मैप 3 नंबर का। तो 3 नंबर में से आप कोई भी 3 कर सकते हो इसमें से। सबसे पहले द विंध्या रेंज, माउंटेन रेंज, जो कहाँ पे लाई करती है बच्चों? एमपी में लाई करती है। कहाँ पे लाई करती है? एमपी में। कान्हा नेशनल पार्क भी कहाँ लाई करता है बच्चों? एमपी में मार्क करता है। द चिंगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपकी लाई करती है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में, अभी मार्क भी करा रही हूं यार। फिर आपका कृष्णा आ गया, पेनिनसुलर रिवर आपके नीचे की तरफ आ जाएगा ये भी। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा करना है। चलिए विंध्या माउंटेन रेंज एमपी लिख दिया है, एमपी मार्क कर दिया है। ए पार्ट ये रहा बच्चों, ये रहा एमपी में, ओहो ये रहा एमपी में आपका ए पार्ट, ये आपका हो गया ए पार्ट। ठीक है जी। दूसरा क्या है? कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क भी आपका एमपी में ही है, लेकिन इससे थोड़ा लोअर साइड पे है। ये हो गया आपका बी पार्ट, यहां पे भी मार्क कर देती हूँ बी और ए। फिर आपका आ गया डचिंगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये रही आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में लास्ट इज द कृष्णा पेनिनसुलर। देखिए बच्चों, पेनिनसुलर रीजन यहां से निकलते हैं, ये रहा आपका कृष्णा पेनिनसुलर रिवर। तो ये सारे आपके मैप में मार्क हो गए, या मार्क करने पड़ेंगे यहाँ पे, मार्क करने के मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चा बाड़ी? ठीक है बच्चा बाड़ी? सो दीज आर ऑल ऑफ योर सैंपल पेपर, स्कोर 80 on 80। आई होप आपको समझ में सब कुछ आया होगा। रीमा घई 95 पे मेल कर दीजिएगा। आपको और अगले सेशन में क्या चाहिए? मैं सोशलिज्म प्लान कर रही हूँ कि उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूं कि मेरे बच्चों को पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ले, हो जाएगा। क्या कहते हो, यही करवा दें या और भी कुछ सजेशन है तो कमेंट्स में बताइएगा, और सैंपल पेपर चाहिए तो वो भी बताइएगा। टेलीग्राम पे पीपीटी मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ ज्वाइन करो और ले लो पीपीटी। आगे 10th में भी हम तुम्हारे साथ ही हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए, बाय बाय।